अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बेटा हमने मैट्रिक क्लास में चैप्टर नंबर 21 जो है पार्शियल फ्रैक्शंस का, उसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 21.1 का पहला सवाल किया था, केस नंबर 1 का। और आप जानते ही हैं बेटा कि पार्शियल फ्रैक्शन में 21.1 में जितने भी सवाल आते हैं बेटा वो सारे केस 1 के क्वेश्चन हैं। तो चूंकि प्रीवियस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, टाइप नंबर यानी केस नंबर 1, तो हम आज बेटा क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अगेन केस नंबर 1 का ही सवाल है। अब याद करना बेटा, केस नंबर 1 में क्या डिसाइड हुआ था कि डिनोमिनेटर के अंदर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। डिनोमिनेटर के अंदर, किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के अंदर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। अच्छा, अब अगर आप इस सवाल को चेक करो बेटा, तो उसने ऊपर तो वैल्यू दे दी है 4 के साथ x-4, लेकिन डिवाइड के अंदर बेटा उसने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दी है आपको, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। पहले x² आ रहा है, फिर -2x आ रहा है, फिर आखिर में कांस्टेंट आ रहा है। तो बेटा जब भी सिचुएशन कभी ये बनेगी ना कि नीचे वो फैक्टर्स देने के बजाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दे, तो पहले आप इसको फैक्टराइज कर दें, यानी इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करवा दें। पहले मिडिल टर्म ब्रेक करवा के जब इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, तो फिर वहां से केस नंबर 1 बना के हम सवाल को कंटिन्यू करेंगे। अब आइए जरा सवाल के एक एक स्टेप समझिएगा बेटा। ये ऊपर लिखा हुआ है 4 के साथ x-4, इसको बेटा आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो 4 से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दो। बेटा 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया, माइनस वैसा ही आ गया। अब आप मुझे बताएं, जो नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बेटा, उसकी मिडिल टर्म ब्रेक करवानी है। तो देखो, मिडिल टर्म ब्रेक करवाना आप अच्छी तरह पहले से जानते हैं, मैं जरा रिवाइज करवा दूं। बेटा x² के साथ देखा करो नंबर क्या दिया हुआ है, तो यहां पे 1 है और लास्ट नंबर -3 है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इस 1 को इस -3 से मल्टीप्लाई करवा के रफ वर्क में लिख लेते हैं, साइन समेत, आंसर जो भी आ रहा हो। सही है, पहले इस 1 को इस -3 से मल्टीप्लाई करवा के रफ वर्क में लिख लिया -3। मैं 1 बार बार बोले जा रहा हूं क्योंकि x² के साथ कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1 ही होगा। इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करवा के रफ वर्क में लिख लिया। अब इसका साइन छोड़ के सिर्फ नंबर चेक करो क्या है। ये जो भी नंबर 3 लिखा हुआ है बेटा, उस 3 के फैक्टर्स तो दो ही बन सकते हैं ना, एक 3 और एक 1, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 आता है। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दो या 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मुझे बताएं, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 3 तो आ जाएगा, लेकिन 3 और 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो बेटा ये वाला 2 आएगा ना। तो इसका मतलब इन दोनों की करवानी तो सब्ट्रैक्शन है। अब आप चेक करो, जो 2 हमें चाहिए मिडिल टर्म में, वो 2 माइनस का चाहिए। तो बेटा माइनस का जवाब उसी वक्त आएगा ना जब बड़े के साथ माइनस और छोटू के साथ प्लस। अरे यस, चेक करें, -3 में +1 करवाएंगे तभी तो आएगा -2, और जब मैं -3 को +1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर वही आ जाएगा -3। इसका मतलब मिडिल टर्म सही ब्रेक हुई है। अब हमने क्या किया, -3 और 1 को बेटा इस नंबर की जगह बीच में फिट कर दिया। अच्छा, x है तो x तो लगेगा दोनों के साथ, तो चेक करें, -3 के साथ x लग गया और +1 यहां लिखा नहीं, बस खाली x लिख दिया। अब चेक कर लो, -3x में x ऐड करवाओगे तभी तो आ जाएगा -2x, और -3x को जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3x² भी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, शुरू की 2 टर्म में से कॉमन निकालते हैं। शुरू की 2 टर्म में से हमने x कॉमन लिया तो अंदर एक x बच गया, अंदर -3 बच गया। बेटा इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हमेशा 1 कॉमन निकालते हैं। और प्लस का कब निकालते हैं, जब साइन ये वाली प्लस की हो। अगर ये साइन प्लस की है तो प्लस का 1 कॉमन निकलेगा, अगर ये माइनस की होती बेटा तो -1 कॉमन निकलता। तो अभी यहां पर कोई नंबर नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने +1 कॉमन निकाल लिया आखिर की इन दोनों टर्म्स में से। जब बेटे आखिर की दोनों टर्म में से +1 कॉमन निकाल लिया तो अंदर सीधा सीधा x-3 वैसे ही बच गया। अब आप जानते हैं बेटा कि कॉमन निकालने के बाद ये जो बाहर वाली वैल्यू होती है x और +1, बेटा इनको लिख लेते हैं एक दफा ब्रैकेट में, और x-3 को दोबारा कॉमन निकालोगे तो इनको एक बार लिख दिया। अब ओरिजिनल सवाल की शक्ल बेटा ये बन चुकी है। सही है, अब जरा काइंडली डिनोमिनेटर में चेक कर ले बेटा। तो शाबाश, जरा देख के बताओ बेटा, डिनोमिनेटर के अंदर 2 फैक्टर्स आ रहे हैं और दोनों लीनियर भी हैं और नॉन रिपीटेड भी हैं। लीनियर क्यों, क्योंकि x की पावर 1 है और x की पावर 1, और नॉन रिपीटेड क्यों है, क्योंकि हर ब्रैकेट जस्ट महज एक मरतबा ही आ रही है। अच्छा, अगर ये केस नंबर 1 में किसी को भी डाउट हो बेटा वीडियो देखते हुए, तो काइंडली आप इसका प्रीवियस लेक्चर जो मैंने दिया था 21.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जरा तफसील से बात समझा दी थी, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होती है और केस 1 कैसे जज करते हैं। तो अगर कोई परेशानी हो बेटा यहां तक पहुंचने के बाद, तो काइंडली प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा इसका, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया था। चले बाहर, अब जरा मुझे बताइए केस नंबर 1 कैसे बना। लीनियर फैक्टर है क्योंकि x की पावर 1, और नॉन रिपीटेड है क्योंकि कोई भी ब्रैकेट इसमें रिपीट नहीं हो रही, मतलब एक से ज्यादा बार नहीं आ रही।
तो केस नंबर 1 में हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखी हुई है, जितने नीचे ब्रैकेट्स होंगे बेटा उतने कांस्टेंट रिड्यूस करवाने पड़ेंगे। अब बताएं अगर नीचे दो ब्रैकेट हैं तो दो कांस्टेंट्स लाने पड़ेंगे, एक को हमने a1 कह दिया, एक को हमने a2 कह दिया। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मर्जी है बेटा, एक कांस्टेंट को a कह दो, एक कांस्टेंट को b कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मुझे बताइए ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ के पहला कांस्टेंट डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर, फिर प्लस के बाद बेटा दूसरा कांस्टेंट a2 डिवाइडेड बाय दूसरा फैक्टर। बेटे हर सवाल की तरह इसको तो वैसे ही उतार लिया, इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया। बेटा x+1 और x-3 का एलसीएम ये दोनों आ जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, मतलब ये वाला x-3 a1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला x+1 a2 के साथ आ जाएगा। अगले स्टेप में बेटा हर सवाल की तरह डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल करवा दिया, तो वैल्यूज बच गई खाली 4x-16 a1 के साथ x-3 और a2 के साथ x+1। फिर आप याद करें बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि इन सबको मत देखना, आ जाओ इक्वेशन नंबर ए में वापस, जो हमारा ओरिजिनल पार्शियल फ्रैक्शन है। इसमें जो भी पहला फैक्टर हो ना बेटा, पहला फैक्टर, उस पहले फैक्टर को पहले हम 0 के बराबर मान लेते हैं, यानी x+1 को मान लिया 0 के बराबर और उसमें से बेटा जब x की वैल्यू निकाली तो +1 वहां जाके क्या हो गया -1। अब ये दो बातें याद रखना, मुझे बताओ बेटा जहां भी x आएगा उसकी जगह -1 आएगा, जैसे इसकी जगह आया। बेटा जहां पे x आया उसकी जगह -1 आ गया, जैसे इसकी जगह आया। लेकिन खुद बताओ बेटा ये जो x+1 है इस पूरी वैल्यू को आप 0 मान चुके हो, तो मैं इसको यहां पुट नहीं करवा रहा, क्योंकि अगर मैं x+1 को 0 पुट करवा भी दूंगा तो वो 0 बेटा a2 से मल्टीप्लाई होकर वैसे ही 0 हो जाएगा। तो आपको याद है ना कि a1 की वैल्यू निकालने के लिए a2 को 0 करवाना पड़ता है और a2 अल्टीमेटली 0 हो जाएगा जब मैं x+1 की जगह 0 पुट करवाऊंगा, जो पुट करवा के शो करने की दिखाने की जरूरत नहीं है। तो a2 वाली पूरी टर्म खत्म हो गई। इसके अलावा जहां जहां x आया उस x की जगह बेटा -1 यहां भी आ गया, -1 यहां भी आ गया। अब मैंने बेटा इसको जरा डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, चेक करना। 4 को बेटा -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4, बेटा -4 को -16 में ऐड करोगे तो -20, बेटा -1 -3 ऐड करोगे तो -4 को a1 से मल्टीप्लाई किया तो -4a1। अब बताइए यहाँ पे एक तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, 4 जो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा ना, तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल करवा सकते हैं। 4 1 is 4, 4 5 is 20। तो मैंने चेक करो बेटा 5 बराबर किसके आ गया, a1 के। अब बताइए जिस तरह पहली ब्रैकेट को यानी पहले फैक्टर को 0 माना था, अब आएंगे बेटा दूसरे फैक्टर पर और दूसरे फैक्टर को 0 मान लेंगे। चाहो तो बेटा कॉलम में सॉल्व कर लो सवाल, या इसी के नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर लो। तो मैंने सेकंड कॉलम में क्या किया बेटे, जो दूसरा फैक्टर था उस दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर मान के उसमें से x की वैल्यू निकाल ली। अब दो बातें याद रखना बेटा, एक तो इस अब इक्वेशन में जहां भी x-3 आएगा बेटा उसकी जगह 0 आ जाएगा, जैसे ही 0 आएगा तो ये a1 वाली पूरी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और इसको छोड़ के जहां x बचेगा बेटा उस x की जगह 3 यहां भी आएगा और x की जगह 3 यहां भी आएगा। तो चेक करें, x की जगह 3 यहां भी आ गया और x की जगह 3 यहां भी आ गया, लेकिन चूंकि x-3 पूरा 0 था तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। अब इसको सॉल्व करने आगे बेटा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12, बेटा 12 में से माइनस किया 16 तो -4, बेटा यहां 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 को a2 से मल्टीप्लाई किया तो 4a2। अब मुझे बताओ बेटा ये वाले 4 से जब 4 डिवाइड होगा तो वैल्यू 1 यानी -1 बराबर a2। अब आप जानते हो बेटा आखिरी स्टेप में जब हमारे पास a1 और a2 की वैल्यूज आ जाती हैं तो हमने इन सारी वैल्यूज को उठा के बेटा इक्वेशन नंबर ए में पुट करवाना होता है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड बेटा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए में जहां a1 आएगा उसकी जगह 5 पुट करवा देंगे, बेटा जहां a2 आएगा उस a2 की जगह -1 पुट करवा देंगे। तो हमने क्या किया, हमने लिखा इक्वेशन ए इंप्लाइज, इक्वेशन ए में क्या चेंज आएगा, तो इक्वेशन ए में जहां a1 आया उसकी जगह 5/x+1 आ गया। अब बेटा चूंकि ये प्लस था ना, लेकिन a2 की वैल्यू चेक करो माइनस में, तो ये वाला माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहां माइनस आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू 1 एज इट इज आ गई अपॉन में x-3। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो काइंडली जरा बेटा वीडियो पॉज करके इन सबको एक दफा कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं बेटा इसके अगले सवाल की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 बेटा मैं बोर्ड पर पूरा लिख के आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं। इस सवाल को बेटा जब कंप्लीट कर लें तो काइंडली जरा अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब ध्यान से बात सुनना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने हमें एक्सप्रेशन दी हुई है, मतलब फ्रैक्शन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा पहली वैल्यू है x² ऊपर, फिर वैल्यू है नीचे माइनस का 3x, बेटा फिर वैल्यू है प्लस का 6 डिवाइडेड बाय, अब बेटा नीचे तीन वैल्यूज दी हुई है, एक x दिया हुआ है, फिर साथ में x-2 दिया हुआ है, फिर साथ में बेटा x-1
1 दिया हुआ है, x माइनस 1 दिया हुआ है। मैं सवाल जरा दोबारा चेक कर लूं बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट में x माइनस 2 x माइनस 1। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन इसकी मालूम करनी है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो बेटे, अगर तुम डिनोमिनेटर में चेक करो तो बेटा अगेन 3 फैक्टर्स आ रहे हैं और तीनों लीनियर है और तीनों नॉन रिपीटेड है, मतलब तीनों एक एक बारी आ रहे हैं। तो x की पावर 1 है मतलब लीनियर, x की पावर 1 है मतलब लीनियर फैक्टर, x की पावर 1 है मतलब लीनियर फैक्टर। अब लीनियर फैक्टर भी है, नॉन रिपीटेड भी है, तो अगेन बेटा केस 1 बना। और हमने क्या सीखा था बेटा केस नंबर 1 के अंदर कि ऊपर वाली वैल्यूज कुछ भी हो, अगर नीचे 3 ब्रैकेट्स आ रही हैं मतलब 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो 3 कांस्टेंट्स आपको इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे, एक a1 अपॉन x प्लस a2 अपॉन x माइनस 2 प्लस a3 अपॉन x माइनस 1। तो शाबाश, जरा बेटा क्वेश्चन कॉपी कर लें और सोल्यूशन की हेडिंग बना दीजिए। बेहतर है बेटा कि सवाल को साथ साथ जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस बारी बेटा जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इन्होंने 3 फैक्टर्स आपको दे दिए। जब बेटा 3 फैक्टर्स देगा तो आप जानते हैं कि आपको 3 कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर बेटा सबसे पहले हमने जो सवाल गिवन था वो तो वैसे ही लिख देना बेटा। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 3x फिर प्लस 6 डिवाइडेड बाय, बेटा पहला फैक्टर x है, दूसरा फैक्टर x माइनस 2 है, तीसरा फैक्टर x माइनस 1 है। बच्चों ये बराबर हो जाएगा पहला कांस्टेंट। बेटा पहला कांस्टेंट क्या, वेरी गुड, a1 अपॉन x हो गया, प्लस बेटा दूसरा कांस्टेंट a2 अपॉन x माइनस 2 हो गया, और बेटा जो तीसरा फैक्टर है वो a3 अपॉन x माइनस 1। बेटा इस पूरी इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का, क्योंकि फाइनली हमें पहुंचना तो यही था कि a1 की, a2 की, a3 की जो भी वैल्यूज आएंगी बेटा उन सबको यहां और यहां पुट करवाएंगे तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? जरा यहां तक बेटा लिख लीजिए अपने पास। तो पूरे सवाल को अभी हमने केस नंबर 1 में कन्वर्ट करवा दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। अब वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं बेटे जो हमने पिछले हर सवाल में किया है, बट ध्यान रखना बेटा 3 ब्रैकेट्स आ रही हैं, 3 फैक्टर हैं, एलसीएम निकालते हुए गलती मत हो। तो ये देखो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6। बेटा ये सब कुछ वैसे ही आ गया, मेन डिवाइड में x आ गया, फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2, फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1। बेटा मुझे बता दीजिए शाबाश कि जब इन सब का आप एलसीएम लेंगे तो याद रखना, जब 3 डिफरेंट वैल्यूज का एलसीएम लेंगे बेटा तो वो एलसीएम क्या बनेगा, इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट, यानी x के साथ x माइनस 2 और फिर साथ में x माइनस 1। जैसे बेटा कोई आपसे बोले कि x y z का एलसीएम लो तो एलसीएम x y z आ जाएगा, वैसे ही x माइनस 2 x माइनस 1 का एलसीएम लो तो x माइनस 2 x माइनस 1 आ जाएगा। यहां तक नोट डाउन कर ले बेटा सारे स्टेप्स। अच्छा अब एक तरीका सुनना बेटा ध्यान से, मुझे बताएं एलसीएम लेने के बाद ना, अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत करवाना बेटा, यहां तरीकेकार क्या हो रहा है जरा ध्यान से सुनना। पूरे एलसीएम को हम पहले डिनोमिनेटर से मैच करवाएंगे, जो सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो ऊपर वाले a1 के साथ लिख दिया जाएगा। तो आप जरा बेटे पूरे एलसीएम को इससे मैच करवाएं तो x से x कैंसिल, जो 2 बच गए वो जाके a1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a1 के साथ बेटे कौन सी 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगी, x2 माइनस x1। अरे यस, अगर ये तरीका भी मुश्किल लगे ना बेटा तो आसान तरीका पता है क्या है, 3 फैक्टर्स है ना आपके पास, 3 फैक्टर में से a1 के नीचे जो वैल्यू हो ना सिर्फ वो इग्नोर कर दो, बाकी 2 को मिला के लिख दो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं a2 में आऊंगा ना तो a2 के नीचे कौन है, x माइनस 2, तो मैं x माइनस 2 को छोड़ के पहली और आखिरी वैल्यू a2 के साथ निकाल लूंगा। जब मैं a3 पर आऊंगा बेटा तो a3 के नीचे कौन है, x माइनस 1 ना, तो मैं a3 के साथ x माइनस 1 को हटा के शुरू की 2 वैल्यूज ले लूंगा। या तो इस तरह समझ लें, जैसे कि अगर मुझे बताइए मैं सेकंड टर्म पे आऊंगा तो x माइनस 2 हटा दो चूंकि वो a2 के नीचे है, x माइनस 2 को हटा के बेटा कौन कौन से फैक्टर बच गए, एक बच गया x और एक बच गया x माइनस 1। और अगर पुराने तरीके से सॉल्व करें तो मेथड क्या था, पूरे एलसीएम को डिनोमिनेटर से मैच कराओ बेटा, जो सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो जाके a2 से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा यही तो बच रहा है x और x माइनस 1, वो a के साथ आ गया। और जब बेटा फाइनली a3 की वैल्यू पर आएंगे तो ध्यान से बात सुनना बेटा, a3 के नीचे कौन है, x माइनस 1 ना, तो x माइनस 1 ही नहीं आएगा, बस x माइनस 1 को हटा के जो बच जाए वो लिख दें। तो कौन कौन सी बेटा वैल्यूज आ गई, शाबाश, x के साथ x माइनस का 2,
या इस तरह समझ लो बेटा, पूरे एलसीएम को डिनोमिनेटर से मैच करो, जो सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो जाके बेटा ए3 के साथ मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात ये बेटा। नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे डिनोमिनेटर से इस पूरे डिनोमिनेटर को कैंसिल करवा के बाकी सारे स्टेटमेंट बेटा वैसे ही कॉपी कर लीजिए। तो देखो अपने पास वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी बेटा, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का 3x आ गया, फिर प्लस का 6 आ गया, इज इक्वल टू बेटा बाकी सब कुछ वैसे ही कॉपी कर दें। a1 के साथ x माइनस 2 भी है और x माइनस 1 भी है, सही है। a2 के साथ a1 के साथ x माइनस 2 भी है, x माइनस 1 भी है। यहां पर बेटा a2 आएगा, a2 के साथ बेटा प्लस का a2 के साथ x भी है और x माइनस 1 भी है, और प्लस के a3 के साथ बेटा x भी है और x माइनस 2 भी है। अरे यस, यहां तक प्लीज जरा कॉपी कर ले बेटा सारी वैल्यूज, यहां तक बेटा सब कुछ कॉपी कर लीजिए अपने पास। ठीक है, अच्छा अब क्या डिसाइड होता है बेटे, हर सवाल में आपको याद है ना कि इसको छोड़ देते हैं बेटा, पहले फैक्टर पर आते हैं। तो इक्वेशन ए में पहले हम फर्स्ट फैक्टर को जीरो मान लेंगे, उसके बाद फिर x माइनस 2 को जीरो मान लेंगे, फिर x माइनस 1 को जीरो मान लेंगे। तो काइंडली जरा बेटा सवाल में यहां टॉप से स्टार्ट कर रहा हूं, इसकी जो वर्किंग है ध्यान से सुनना बेटा। तो अगले स्टेप में हम सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर पर आ रहे हैं बेटा। हमने सबसे पहले बोला जो फर्स्ट फैक्टर था उसको मान लिया जीरो के बराबर, यानी x को मान लिया जीरो। इसका मतलब ये बेटा इस पूरी इक्वेशन में जहां भी x आएगा उस x की जगह जीरो आ जाएगा। लेकिन जरा ध्यान से देखो बेटा, जब ये वाले x की जगह जीरो आएगा तो तीन चीजें मल्टीप्लाइड फॉर्म में कोई एक वैल्यू अगर मुकम्मल जीरो हो गई बेटे तो ये सारी की सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। इसी तरह बेटा ये जो x है, अगर मैं इस x की जगह जीरो पुट कराऊंगा तो इसके साथ भले कुछ भी हो, जब जीरो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी कि अगर मैं पहले फैक्टर को जीरो लूंगा तो ना ये वाली टर्म बचेगी बेटे, ना ये वाली टर्म बचेगी, ना ये वाली टर्म बचेगी, क्योंकि दोनों में देखो एज इट इज x इन्वॉल्व है। सिर्फ हमें इसके अंदर जहां भी x आएगा वहां जीरो, और लेफ्ट साइड पर जहां भी x आएगा बेटे वहां जीरो पुट करवाना पड़ेगा। तो काइंडली जरा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें बेटा बात। x स्क्वायर था ना, तो x के स्क्वायर का मतलब बन जाएगा जीरो का स्क्वायर। फिर बेटा माइनस का 3x था ना, तो माइनस का 3x की जगह जीरो, बेटा साथ में वैल्यू आ गई प्लस 6 इज इक्वल टू। अब देखो मैं सिर्फ इस वैल्यू की बात कर रहा हूं बेटे, इस वैल्यू में a1 को वैसे ही लिख के x माइनस 2 जो था बेटा वो बन जाएगा 0 माइनस 2, जो x माइनस 1 था वो बन जाएगा 0 माइनस 1। बाकी जीरो की आने की वजह से सारी वैल्यूज खत्म हो गई। क्लियर, यहां तक कॉपी कीजिए बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं। अच्छा ये स्टेप अपने पास लिखना बेटे पहले इक्वेशन नंबर ए का, ताकि आखिर में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो a1 की वैल्यू आएगी बेटा वो मैं यहां पुट कराऊंगा x के ऊपर, जो a2 की वैल्यू आएगी वो मैं x माइनस 2 के ऊपर पुट कराऊंगा, और जो a3 की वैल्यू आएगी वो मैं x माइनस 1 के ऊपर पुट कराऊंगा। तो फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं बेटा, और इस स्टेप को मैं इरेज कर दूंगा अपने पास, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ध्यान से बात सुना बेटा, जीरो का स्क्वायर जीरो, 3 को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, तो यार ये पूरी की पूरी वैल्यूज ही खत्म हो गई। उल्टे हाथ में बेटा सिर्फ और सिर्फ 6 बच गया। अब जब राइट साइड पर आए बेटा a1 था, जीरो माइनस 2 किया मतलब माइनस 2 में से कुछ नहीं किया बेटा, जीरो माइनस 1 किया मतलब माइनस 1 के साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जीरो का मतलब ही कुछ नहीं है, हटा दो तो खाली बच गया माइनस 2, जीरो हटा दो सिर्फ बच गया माइनस 1। अब इन वैल्यूज को जरा बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं। अब जब इन वैल्यूज को बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे तो ध्यान से सुनना बेटा, ये वाला 6 एज इट इज आ गया बेटा, माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 1 दिस 2। साथ में वैल्यू क्या आ गई बेटा a1। अब देखो 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां क्रॉस डिवाइड होगा, तो बेटा 2 को डिवाइड में भेज के फिर कैंसिल कराओ, या बेटा 2 से ये वाला 6 अभी कैंसिल करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो 3 है वो बराबर किसके आ गया बेटा, वेरी गुड, a1 के। शाबाश, जरा यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। तो a1 की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर है, सही है। अब आते हैं बेटा दूसरे फैक्टर के ऊपर। अब a1 की वैल्यू 3 है, ध्यान में रखिएगा, सही है। अब आ रहे हैं बेटा दूसरे फैक्टर पे। तो अपने पास जरा इक्वेशन ए में चेक करो बेटा। इक्वेशन ए में जो दूसरा फैक्टर था वो हमारे पास था x माइनस 2, दूसरा फैक्टर बेटा x माइनस 2, यहां से भी देख सकते हो बेटा, दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर x था, दूसरा फैक्टर x माइनस 2। अब हमने क्या किया बेटा, दूसरे फैक्टर x माइनस 2 को रखवा दिया 0 के बराबर बेटा, उसमें से x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। चले शाबाश, ये बताइए। अब बताएं जहां जहां x माइनस 2 आएगा वो 0 है ना, तो देखो बेटा ये वाला x माइनस 2 जब यहां 0 पुट कराओगे तो ये पूरी टर्म 0, उसके अलावा बेटा x माइनस 2 जब यहां पुट कराओगे 0 तो ये वाली पूरी टर्म 0। इसका मतलब x की जगह अगर हम x माइनस 2 की जगह 0 पुट करवाएं
तो बेटा ये वाली पूरी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो हो गई। इसी तरह बेटा ये वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो हो गई। सिर्फ दरमियान की बेटा इस टर्म की बात हो रही है और लेफ्ट साइड पे जहां पे एक्स आ रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया तो एक्स का स्क्वायर था, एक्स के स्क्वायर का मतलब बन गया बेटे 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 3 आ गया बेटा, एक्स की जगह आ गया 2, फिर वैल्यू आ गई +6। राइट हैंड साइड पे आया बेटा तो इसमें मैं एक्स की जगह एक्स की वैल्यू 2 पुट करवा रहा हूं, तो बेटा ये वैल्यू बन जाएगी a2 के साथ x, x की जगह बेटे 2 आ गया और x -1 मतलब बन गया 2 -1। इसको जरा बेटा 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 -3 2 बन जाएगा 6, फिर उसके आगे +6। बेटा यहां पे जरा सॉल्व करके बताइए इसको, तो ये बन जाता a2 बेटा, साथ में आ जाता 2। यार 2 में से 1 माइनस किया तो वैल्यू सिर्फ 1 आ जाएगी बेटा, यहां -6 से +6 कैंसिल, तो सिर्फ 4 बराबर हो जाएगा 2 1 से 2 हो गया बेटा, 2 को a2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2a2 बेटा, ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होता, डिवाइड में भेज के कैंसिल कराओ, ये डायरेक्ट कैंसिल करा दो, फर्क नहीं पड़ता, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 2 है बेटे वो बराबर किसके आ जाएगा, a2 के। चले शाबाश, जरा बेटा वीडियो पॉज करके शाबाश जरा a2 की वैल्यू तक भी कॉपी कर लीजिए पूरा काम। अब जो a2 की वैल्यू है बेटा वो 2 के बराबर है। अच्छा कांस्टेंट में बार बार बता रहा हूं बेटा, कांस्टेंट a1 a2 a3 मानो या कैपिटल A B और C मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम a बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू 3 है, इसको हम b कह सकते हैं बेटा जिसकी वैल्यू 2 है। अब फाइनली बेटे हम वैल्यू कैलकुलेट करवाने जा रहे हैं किसकी, वेरी गुड, a3 की। और a3 के लिए क्या करते हैं बेटा, जो भी तीसरा फैक्टर होता है उसको 0 पुट करवा देते हैं। तो बेटा a1 की वैल्यू जरा ध्यान में रखिएगा 3 के बराबर थी। मैं इस काम को बेटा यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पर। तो तीसरा फैक्टर क्या है बेटा, वो यहां से देख लो x -1। अब जब तीसरे फैक्टर पर आए तो बेटा तीसरे फैक्टर को हमने रखवा दिया 0 के बराबर, तो बेटा यहां से x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है ना। अब मुझे बताइएगा बेटा x -1 0 का मतलब ये है कि जहां जहां x -1 आएगा बेटा वो कंप्लीट 0 है, तो जब ये 0 आएगा तो ये पूरी वैल्यू खत्म बेटा, जब यहां पे x -0 आएगा तो ये वाली पूरी वैल्यू खत्म। अब यहां पर जहां जहां x आएगा हमें सिर्फ इस जगह पे जहां x आएगा बेटे वहां पे 1 पुट करवाना पड़ेगा, और ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो बेटा लेफ्ट साइड में x का स्क्वायर था, x के स्क्वायर का मतलब बेटा ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 3 x की जगह आ जाएगा 1 बेटा, फिर आ जाएगा प्लस का 6 राइट हैंड साइड में। बेटा ये वाली पूरी वैल्यू देखो 0 है, ये वाली पूरी वैल्यू 0 है। डायरेक्ट आ जाओ थर्ड टर्म पे। जब थर्ड टर्म पे आए बेटा तो कांस्टेंट हमारे पास है a3 बेटा, जहां x आया वहां पे 1 आ गया और जहां x आया वहां पे 1 आ गया, दैट मींस 1 -2 बेटे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे -3 होगा, साथ में +6 आ जाएगा। इन वैल्यूज को बेटा मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना बेटे। 1 में से जब -2 करवाओगे, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ये वैल्यू बन जाएगी 1 बेटा। 1 में से -2 करवाया तो माइनस का 1 बनेगा। अब आप जरा ये बताइए इन सबको बेटा अगर सॉल्व करें तो 1 -3 करेंगे तो -2 बेटा, -2 में +6 करवाएंगे तो वैल्यू 4 आ जाएगी। अरे यस सही है, 1 -3 किया तो -2 हो गया, -2 में +6 करवाया तो 4 हो गया बेटा। यहां -1 है, जब -1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो भी -1 होगा बेटा, उस -1 को a3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो a3 क्या हो जाएगा, शाबाश -a3। 1 तो लिखा नहीं जाता ना बेटे, तो ये 1 टाइम -1 हो गया, -1 को a3 से मल्टीप्लाई किया -a3। अब हमें इसमें से बेटा वैल्यू a3 की चाहिए, तो बता सकते हैं बेटा अब a3 की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा आपने बेटा। इस -3 को उठा के लेफ्ट साइड पर ले आओ, 4 को राइट साइड पर ले आओ। माइनस का a3 वहां जाके बन गया प्लस का a3, और प्लस का जो 4 था बेटे वो वहां जाके बन गया क्या, माइनस का 4। तो ये हमारे पास बेटा जो फाइनल कांस्टेंट a3 था उसकी वैल्यू आ गई है -4। अब जहन में रखना बेटा a1 की वैल्यू 3 थी हमारे पास, a2 की वैल्यू 2 आई है और a3 की वैल्यू -4। अब हम वापस आएंगे इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो a1 अपॉन प्लस a2 अपॉन प्लस a3 अपॉन था उनकी जगह बेटे उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू सारी पुट करवा देते हैं। तो अब आ जाइए जरा बेटा वापस इक्वेशन नंबर ए पर। अपने पास जो बेटा नोटिंग में आपके पास इक्वेशन नंबर ए थी वहां से बात शुरू कर लो बेटा। इक्वेशन ए इंप्लाइज बेटा, जब इक्वेशन नंबर ए पे आए तो राइट हैंड साइड कॉपी कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट साइड लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा हमारे पास वैल्यू क्या थी, a1 अपॉन एक्स था ना, a1 अपॉन एक्स। तो a1 की बेटा जो हमने वैल्यू मालूम करवाई थी वो 3 थी, तो a1 अपॉन एक्स का मतलब हो जाएगा बेटा 3 अपॉन एक्स। जब a2 में आएंगे बेटा तो a2 की वैल्यू थी 2 अपॉन, और 2 अपॉन के नीचे बेटा जो दूसरा फैक्टर था वो था x -2।
इसी तरह बेटा जब हम A3 पर आएंगे तो ख्याल रखना प्लस नहीं आएगा, क्योंकि A3 की वैल्यू -4 है, तो वो माइनस बीच में आ जाता है। A3 की वैल्यू 4 अपॉन, और जो तीसरा फैक्टर था बेटा हमारे पास वो क्या था, आई थिंक x-1। बिल्कुल, जो तीसरा वेक्टर है बेटा वो हमारे पास x-1। बेटा इनको डबल टर्म की वजह से ब्रैकेट में आमतौर पे लिख दिया जाता है, लेकिन अगर ना भी लगाए ब्रैकेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिक्वायर्ड बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब जो एक कंप्लीट फ्रैक्शन थी ओरिजिनल सवाल में दी हुई थी, वो पार्शियली ब्रेक हो गई दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस के अंदर। अब काइंडली बेटा यहां तक अपने पास कॉपी कर लीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो 21.1 के अंदर अभी हमने क्वेश्चन 1, 2 और 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था बेटे। अभी क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब इसके आगे हम पहले इंपॉर्टेंट सवाल की बात करना है बेटा। तो इंपॉर्टेंट सवाल जो है बेटा इसमें सिर्फ 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा जरा तवज्जो से बात सुनना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बेटा वो मैं इस लेक्चर में सॉल्व कर नहीं रहा, क्योंकि वो आप घर पे पहले तो बात को खुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा स्टेपिंग जो है ना वो सारा ज्यादा डिटेल वाइज है। तो मुझे लगता नहीं है कि एग्जाम के अंदर वो सवाल जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पेपर के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन फिर भी मैं अभी तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर आप ये सारा लेक्चर देखने के बाद बेटा ऐसा समझें कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 की आप बात कर रहे हैं ये हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, आप क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करवा दें, प्लीज बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन चूंकि बेटा ये प्रिपरेशन की अगर देखी जाए बात, हम जो वीडियोस बना रहे हैं ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से जरा इंपॉर्टेंट स्टफ को हम सिर्फ कंसिडरेशन में लेके आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 जरा जरूरत से ज्यादा लेंदी है, तो मैं इस लेक्चर में शामिल नहीं कर रहा। लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, मैं उसका लेक्चर अलग से वीडियो बना के इंशाल्लाह उसकी अपलोड कर दूंगा। अभी बेटा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बात अपनी, वो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने जा रहे हैं बेटा बात। तो काइंडली जरा बेटा इन सबको कंप्लीट करके, सिर्फ दरमियान के अंदर बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जरा ज्यादा लेंदी सवाल था इसलिए उसको स्किप करवाया है, और मैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहा हूं। सही, अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा जो हमें ये वैल्यू दे रहा है वो है x² प्लस, उसके बाद है बेटा 9x, उसके आगे है प्लस का 8 डिवाइडेड बाय, बेटे अपॉन में वैल्यू है x² प्लस x और माइनस x। शाबाश बच्चों जरा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, x² प्लस 9x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x² प्लस x माइनस x। प्यारे बच्चों ध्यान से बात सुनना, मुझे बताओ बेटा हम केस नंबर 1 तो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको जरा इस सवाल को देख के कुछ प्रॉपर बात याद आई? प्रॉपर तो मैंने बोला था ना बेटा पहले लेक्चर में, जिनको बेटा ये बात सीखनी है वो काइंडली 21.1 का पहला सवाल देख लें, जिसमें हमने डिटेल में प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की थी। और मैंने आपसे कहा था बेटा कि पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है ना वो प्रॉपर फ्रैक्शन पे लगता है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है बेटा? जिसमें ऊपर न्यूमरेटर वाली पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर वाली पावर से। लेकिन यहां देख रहे हो बेटे आप, यहां तो ऊपर हाईएस्ट पावर x की 2 आ रही है, नीचे भी x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो बेटा ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। कब? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर बराबर हो जाए, या फिर न्यूमरेटर की पावर बड़ी हो जाए डिनोमिनेटर की पावर छोटी हो जाए। तो हमें हर हालत में इस बात का ख्याल रखना है कि न्यूमरेटर में छोटी पावर हो डिनोमिनेटर में बड़ी पावर हो, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर ऊपर और नीचे वाली पावर सेम हो जाए या ऊपर वाली पावर बड़ी हो जाए तो इस पर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। पहले हम इसको फेयर ओरिजिनल स्टेप में, मेन स्टेप में, रफ वर्क में नहीं, मेन स्टेप में पहले इस फ्रैक्शन को करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद हमें जो फ्रैक्शन हासिल होगी ना प्रॉपर फ्रैक्शन, हम उस पर लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन का केस। तो मैंने क्या बोला बेटे? पावर देख लिया करो, जब भी पावर और ये पावर सेम आ जाए तो दैट मींस कि ये हमारे पास फ्रैक्शन कौन सी बन चुकी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा जब तक ये प्रॉपर ना बन जाए, यानी ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर बराबर नहीं होनी चाहिए। तो जरा ध्यान से बात सुनना बेटे, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाते हैं। यहां डिवाइड का हमने पूरा सिंबल बना दिया बेटा, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो डिविडेंड है, यानी जो डिवाइड होने आई है, x² प्लस 9x प्लस 8, और जो नीचे वाली वैल्यू बेटा उसको हमने डिवाइड के साइन के बाहर रख दिया, यानी किसे? तो x² प्लस x माइनस x। अब थोड़ा सा बेटा लेंथी सवाल लग रहा है बाहर देखने में ये, तो जरा प्लीज साथ साथ कॉपी करते रहिएगा। यहां तक के जरा स्टेटमेंट बेटा नोट डाउन कर लीजिए पहले, तो मैं फिर डिवीजन आपको समझा दूं। बहुत ध्यान से बात सुनना बेटे। अब देखो याद रखो बेटा इसकी डिवीजन कैसे करवाते हैं, सबको नहीं देखना बेटा, सारे नंबर्स को मत देखें,
बस सिर्फ इसकी पहली टर्म को देखनी है और इसकी पहली टर्म को देखना। अब आप मुझे बताएं बेटे, हमारे पास बाहर आ रहा है एक्स स्क्वायर, इसको अंदर चाहिए भी एक्स स्क्वायर, तो आप बताएं एक्स स्क्वायर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तभी तो बनेगा एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक्स स्क्वायर को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर। अरे यस, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब जब एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवा के एक्स स्क्वायर बना दिया ना, यानी पहली वाली वैल्यू सेम हो गई, तो अब इन दोनों को भी जो बच गई हैं उन दोनों को भी बारी बारी उसी 1 से मल्टीप्लाई करवा के आगे लिख दिया साइन समेत। बेटा प्लस एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो शाबाश प्लस एक्स ही हो गया। जब बेटा माइनस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो वेरी गुड माइनस 6 ही हो गया। बेटा नीचे बना दी हमने लाइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। लाइन ऑफ सब्ट्रैक्शन का मतलब ही है कि सबकी साइन चेंज करनी है। ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। बेटा ये वाली दोनों टर्म्स तो हो गई कैंसिल आउट। अब आप मुझे बताएं बेटा ये 9x है और ये प्लस x नहीं है। अब इसका नया साइन देखो, ये माइनस x है, तो 9x में से माइनस x किया तो 8x आ गया। बेटा ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 6 नहीं है बेटा, ये प्लस का 6 है। जब आप प्लस के 8 और प्लस के 6 को ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14। अब आप मुझे बताओ बेटा रिमाइंडर जो आ रहा है ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें x की पावर 1 है और डिवाइजर में x की पावर 2 है। डिवाइजर वाले की पावर बड़ी है, जो रिमाइंडर है उसकी पावर छोटी है, तो डिवीजन यहीं पे स्टॉप कर दोगे। अब इसको लिखने का जो तरीका होता है बेटा उस पर बहुत ध्यान रखना। बेटा मैं एग्जाम्पल से पहले आपको समझा दूं। बेटा याद रखो अगर कहीं पर लिखा हुआ है ना 7 और कहीं पर लिखा हुआ है 5, जब 5 1 इज 5 करवाओगे तो 7 माइनस 5 से 2 बचा। पॉइंट लगा के बेटा डिवीजन की बात नहीं कर रहे भी, सही, हम तो फ्रैक्शन में आंसर छोड़ना चाह रहे हैं ना। बेटा इस पूरी वैल्यू का मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते थे याद करें। बिल्कुल सही, आंसर से शुरू करते थे और आंसर शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते थे। इसको ऐसे पढ़ेंगे 1 होल नंबर 2 अपॉन 5, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 होल नंबर 2 अपॉन 5। इतनी बात क्लियर। अब आप याद करें बेटा मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते थे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आता था उसमें प्लस करवाते थे वाला 2, तो 5 1 इज 5, 5 प्लस 2 ना। इसीलिए हम इस मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अलग प्लस 2 अपॉन 5 अलग। तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो सेम बात है। तो चले जरा आप अपने सवाल पे आते हैं और इस सवाल को जरा पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं बेटा और मिक्स फ्रैक्शन के बाद इसको हम ब्रेक करवा के लिखेंगे। तो आइए पहले जरा मिक्स फ्रैक्शन में लिख के देखते हैं आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर कैसे आ रहा है, यहां से शुरू करोगे बेटा बात। ये लिखोगे 1 होल नंबर, शाबाश, बता दीजिए बेटा वैल्यू रिमाइंडर में क्या था 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय, बेटा डिवाइडर क्या था तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यही बना बेटे, सही है ना। 1 होल नंबर 8x प्लस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब मुझे बताएं इसी मिक्स फ्रैक्शन को अगर मैं अलग अलग कर लूं तो ये वाला 1 तो वैसे ही रहा, प्लस के बाद बेटा ऊपर वाली सेम वैल्यू आ गई 8x प्लस 14 और डिवाइड के अंदर बेटा वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो बेटे, तो ये देखो ये वाला 1 अलग हो गया और जो तुम्हारे पास फ्रैक्शन हासिल हुई चेक कर लो बेटा वो प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई ना। कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर वाली x की पावर 1 है, छोटी पावर है, और नीचे बड़ी पावर है। तो जब ऊपर छोटी पावर नीचे बड़ी पावर तभी तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, तभी तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होती है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा यहां से इस 1 को नहीं डिस्टर्ब कर रहे, इस 1 को तो वैसे ही छोड़ना ही है, तो जवाब में आ ही चुका है। प्लस के बाद बेटा जब मैं यहां आया तो मैंने लिखा 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय, बेटा चेक करो नीचे आ गई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी यहां से जाके अब नया सवाल बना है आपको जिसपे आपको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है। ये सब कुछ करने के बाद अब जरा बेटा इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करवा दें। 1 है यहां माइनस 6 है, बेटा 1 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 आया। अच्छा अब मुझे बीच में चाहिए 1, तो मेरे जहन में फैक्टर आ रहे 3 और 2, तो अगर मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई कराऊं 6 भी आएगा, 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट कराऊं तो 1 भी आएगा। लेकिन चूंकि मुझे आंसर चाहिए प्लस में तो मैं 3 के साथ प्लस रखूंगा, 2 के साथ माइनस। तो बेटा इसकी मिडिल टर्म में ब्रेक करवा दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x, आगे बेटा क्या वेरी गुड माइनस 6। अब चेक कर लो बेटा 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 6 भी आ रहा है, बेटा 3 में से माइनस 2x कराओगे तो प्लस का 1x भी आ जाएगा। अब कॉमन निकाल लें बेटा शुरू की 2 टर्म में से और बाद की 2 टर्म में से, तो देखो वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1 प्लस बेटा ये वैल्यू आ गई 8x प्लस का 14 डिवाइडेड बाय, बेटा शुरू की 2 टर्म में से हमने x कॉमन लिया
तो अंदर वैल्यू बच जाएगी x प्लस का 3। बेटे आखिर की दो टर्म में से जरा ध्यान रखना, अगर साइन माइनस का होता है बेटा फिर माइनस साइन भी कॉमन निकालना होता है, तो खाली इनमें से 2 कॉमन नहीं, -2 कॉमन लिया, तो बेटा अंदर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3। और कैसे बेटा चेक करें, माइनस अब कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस करेंगे तभी तो प्लस होगा, या ऐसे समझ लो माइनस प्लस करेंगे तभी तो माइनस होगा। और मिडिल टर्म सही ब्रेक हो रही है, इस बात की पहचान ही है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रही है, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में एक ब्रैकेट बना लेंगे x-2 और एक ब्रैकेट बना लेंगे x+3, या मर्जी आपकी, एक ब्रैकेट बना ले x+3 और अगली ब्रैकेट बना ले x-2। बच्चों जरा वीडियो पॉज करके शाबाश यहां तक का सारा काम नोट कर ले बेटा, तो फिर मैं इसको मजीद कॉमन निकाल के यहां पर लगाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन, ये वन तो एज इट इज ही चलता रहेगा पूरे सवाल में। शाबाश बच्चों जरा वीडियो पॉज करके यहां तक का काम कॉपी कीजिए। अब यहां से बेटा मैं बात शुरू करने जा रहा हूं, इस सवाल को बेटा यहां से मैं रेज कर रहा हूं क्योंकि हमारा इसका कोई काम नहीं है। हम अपनी बात बच्चों शुरू करने जा रहे हैं इस मेन स्टेप से जो मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं। बेटा अपने पास वैल्यू पहली 1 है, प्लस बेटा ऊपर वैल्यू है 8x प्लस का 14 डिवाइडेड बाय, अब जो बेटा हमारे पास दो फैक्टर्स बने हैं उन दो फैक्टर में से बेटा एक बार हमने लिख लिया पहले तो x+3 और बेटा एक बार वैल्यू आ गई x-2। कैसे बच्चों, x+3 में से बेटा x+3 कॉमन आ गई और आउटसाइड वैल्यूज कौन कौन सी आ गई x-2। अब मुझे बता दें बेटा, अब ये जो हमारे पास है सवाल, ये है ना वो पूरा मेन सवाल जिस पर हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। तो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन इस पे अप्लाई करना है ना, तो जिस पर अप्लाई करना है आप चाहो तो यहीं पर इसको पूरे को नाम दे दो एक्सप्रेशन ए का, ये तो बन गया पूरा एक्सप्रेशन ए। अब इस वन को छोड़ के बेटा सिर्फ सवाल उठा लो आप जिस पर लगा दो पार्शियल फ्रैक्शन। किस पर लगा रहे हैं बेटा, 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और साथ में बेटे x-2। बच्चों बताओ केस नंबर 1 है ना, क्योंकि नीचे आ रहे हैं लीनियर फैक्टर और नॉन रिपीटेड, तो जब लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर होते हैं यहां चाहो तो बेटा लेट लिख सकते हो आप, लेट का मतलब इस ऊपर वाली सेकंड टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा इसमें कांस्टेंट शाबाश बोले कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो a1 के नीचे आ जाता है x+3, फिर बेटा प्लस के बाद a2 के नीचे आ जाता x-2 और बेटा यहां तक पहुंच के इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन बी का नाम देना चाहें तो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है बेटे। अगर आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि सर जो हालत हमारी पहले थी खुदा ना खास्ता वही हालत बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। अगर मैंने जो आज सारे सवाल करवाए इनमें से कोई मे भी प्रॉब्लम आपको हो बेटा उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, या अगर कोई सवाल आपका हो बेटा वो मैसेज पे आप लिख के मुझे भेज देंगे तो मैं उसका भी जवाब लिख के बता दूंगा। तो बेटा कोशिश करना कि जरा सही तरीके से प्रैक्टिस जम के कर लो इन सवालों की। लेकिन अगर आपको मेरी तरफ से बेटा कोई भी हेल्प चाहिए हो इसके अलावा मजीद भी सारे सवाल ये होने के बाद भी, तो प्लीज इंफॉर्म कर दीजिएगा। और जो मैंने सवाल बेटा लेंदी होने की वजह से स्किप करवाया है मैट्रिक लेवल के लिहाज से, उसके बारे में मुझे जरूर बता दीजिएगा अगर आप में से कुछ लोग उसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो। अब यहां से बेटा अपना यूजुअल प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 8x प्लस 14 बेटा अपॉन में वैल्यू आ जाएगी x+3, साथ में बेटा वैल्यू आ जाएगी x-2। बेटा अगेन इन सब का हमने एलसीएम लिया, जब एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया एक बार x+3 एक बार x-2। बेटा x-2 ये जाएगा a1 के पास, तो a1 के साथ आ गया x-2। बेटा a2 के साथ कौन जाएगा, ये वाली पूरी ब्रैकेट दैट इज x+3। बेटा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल करवा दिया, जो बच गया बेटा वो लिख लिया, तो 8x प्लस 14 है और अपने पास बेटा वैल्यू a1 के साथ x-2 है और बेटे हमारे पास a2 के बराबर में x+3 है। शाबाश बच्चों जरा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हमें बेटा इसमें से x-2 यानी जो पहला फैक्टर था बेटा हमारे पास x+3, इस पहले फैक्टर को 0 रखवा के बेटा हम a1 की वैल्यू निकालेंगे और फिर बेटा दूसरे फैक्टर को 0 रखवा के हम इसमें से a2 की वैल्यू मालूम करवाएंगे। ये बेटा वही यूजुअल प्रोसीजर स्टार्ट हो गया जो हम पिछले तमाम सवालों में फॉलो कर रहे थे। तो ध्यान से सुनना बेटे, सबको छोड़ के आ गए पहले फैक्टर पर। तो बेटा जो भी पहला फैक्टर था हमने लिखा पुट x+3 इज इक्वल टू 0, तो बेटा इसमें से x की वैल्यू क्या बन गई, शाबाश -3। सही है ना बच्चों, जो पहला फैक्टर था बेटा उसको 0 के बराबर रखवा दिया, उसमें से x की वैल्यू -3। अब बताइए x+3 जब यहां जाएगा तो बेटा ये पूरी वैल्यू 0 a2 को भी खा जाएगी,
इसका मतलब ये वाली टर्म में तो घुसने की जरूरत ही नहीं है। एक्स की वैल्यू -3 को उल्टे हाथ पे और लेफ्ट राइट साइड पे जहां जहां एक्स आ रहा है बेटे उसकी जगह -3 पुट करवा देते हैं। तो देखो वहां था 8x, तो 8 वैसे ही रहा बेटे, एक्स की जगह वैल्यू आ गई -3। बच्चों साथ में था +14, राइट हैंड साइड में है a1, ब्रैकेट के अंदर आए तो x जहां आया उसकी जगह आ गया -3, साथ में बेटा वैल्यू आ गई -2। शाबाश, जरा यहां तक कॉपी कीजिए। अब जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो चेक करो, 8 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -24, बेटा -24 में 14 ऐड किया तो वैल्यू आ जाएगी सिर्फ -10। बेटा -3 और -2 को ऐड करोगे तो -5, -5 को बेटा a1 से मल्टीप्लाई किया तो -5a1। अब कैंसिलेशन बेटा चाहो तो नीचे क्रॉस डिवाइड करवा के करो या डायरेक्ट कैंसिल करवा दो। बेटा माइनस से माइनस भी कैंसिल, 5 से ये वाला 10, शाबाश 2 टाइम्स कैंसिल। तो हम कह सकते हैं कि 2 बराबर किसके, a1 के। शाबाश बेटा, यहां तक नोट कर लीजिए। तो a1 की वैल्यू बेटे 2 आ रही है। अब आते हैं हम इसकी अगली वैल्यू पर, अगले फैक्टर पर। तो बेटा इसका अगला फैक्टर है हमारे पास वो x-2। तो हमने अब लिखा पुट x-2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें से x का आंसर क्या मिला, 2 के बराबर। ठीक है, मैंने बराबर लिख लिया बेटा। वैसे x-2 को जब 0 लिया तो -2 आ जाके +2 हो गया। अब मुझे बताओ बेटे x-2 0, शाबाश बताइएगा, जब यहां जाएगा तो ये वाली पूरी टर्म खत्म हो जाएगी जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको छोड़ के x की जगह 2 यहां भी भेज देंगे और यहां लेफ्ट साइड पर भेज देंगे। तो देखो बेटा वैल्यू बन जाती है आपके पास 8, x की जगह वैल्यू आ गई 2, साथ में लिखा हुआ है +14 इज इक्वल टू, बेटा राइट साइड पे आए तो a2 ब्रैकेट में घुसे तो x की जगह 2 आ गया, प्लस के साथ यहां पे 3 आ गया। अब बेटा इन सबको जरा सिंप्लीफाई कर लें। बेटा 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 को बेटा 14 में ऐड किया तो वैल्यू आ गई 30 इज इक्वल टू, बेटा 3 + 2 बन गया 5, 5 को a2 से मल्टीप्लाई किया दैट विल बिकम 5a2। बेटा 5 से ये वाला 30, 6 टाइम कैंसिल, तो बच्चों 6 बराबर किसके, वेरी गुड, a2 के। तो a1 की वैल्यू 2 आ चुकी है बेटा और a2 की वैल्यू हमारे पास 6 के बराबर आ चुकी है। बच्चों अब हम अपनी बात किससे शुरू करेंगे, a1 की जगह 2 और a2 की जगह 6 इक्वेशन बी में पुट करवाएंगे। तो इक्वेशन बी से पार्शियल फ्रैक्शन तो आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना बेटे ओरिजिनल तो हम सवाल एक्सप्रेशन ए में छोड़ के आए, तो इन सब की जगह ये वाली दोनों टर्म्स तो आ जाएंगी, लेकिन उल्टे हाथ पे ध्यान रखो ये 1 भी तो छुपा बैठा है, तो वो तो सवाल का हिस्सा था ना आंसर का, वो तो वैसे ही लिखेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, a2 और a1 की वैल्यू को इक्वेशन बी में पुट करा के जरा दो पार्शियल फ्रैक्शन बना रहे हैं। तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनना बेटे, जब यहां तक पहुंच जाएंगे तो पहले तो जरा हम इक्वेशन नंबर बी से अपनी बात शुरू करेंगे। बेटा सबसे पहले हमने लिख दिया अगले स्टेप में, यहां लिख रहा हूं बेटा ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले आ गए फ्रॉम बी। जब बी पर आए तो मुझे बताएं बेटा बी में था a1 अपॉन x प्लस 3, a1 अपॉन x प्लस 3, तो a1 की जगह आ गया 2 अपॉन x प्लस 3। फिर प्लस के बाद बेटा जहां a2 आया वहां पे आ गया 6 अपॉन x माइनस 2। बच्चों बताओ इक्वेशन नंबर बी में पार्शियल फ्रैक्शन, एक्सप्रेशन नंबर बी के लिए पार्शियल फ्रैक्शन हमने यही निकाली ना। लेकिन बेटा अब इसी सारी वैल्यूज को हम जब पुट करवाएंगे वापस इक्वेशन नंबर या एक्सप्रेशन नंबर ए में, क्यों, क्योंकि वहां पर वो जो पहला 1 था जो डिवाइड करने से हासिल हुआ था बेटा वो भी तो आंसर का हिस्सा है, उसके बराबर में आपको इस पूरी वैल्यू की जगह पार्शियल फ्रैक्शन लिखनी है ना। तो हम वापस जब एक्सप्रेशन ए पे आए तो शाबाश बच्चों कंफर्म करो, ये जो 1 पहले से था वो एज इट इज आ गया, ये वाला प्लस, ये प्लस आ गया। अब इसके आगे बेटा वैल्यू आ गई 2 अपॉन x प्लस 3, बेटा फिर साथ में प्लस का 6 अपॉन x माइनस 2। बेटा ये आपका रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 5 का 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 6 अपॉन x माइनस 2। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 21.1 में ना हमने सारे सवाल बेटा इस लेक्चर में और प्रीवियस में क्वेश्चन 1 मिला के कंप्लीट कर लिए। बच्चों सिर्फ 2 सवाल मैंने स्किप करवाए, इसमें ख्याल रखना। एक सवाल बेटा मैंने जो स्किप करवाया है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो जरा बहुत ज्यादा डिटेल है, मुझे नहीं लगता बेटा कि एग्जाम के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे अगर आपसे वो सवाल सॉल्व नहीं हुआ। और जो दूसरा बेटा मैं क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूं, होमवर्क से मुराद ये कि कुछ सेकंड बैलेंस तो कोई नहीं है, मतलब आपकी मर्जी, आप ट्राई कर लीजिएगा। मकसद कहने का ये कि जो अगला सवाल बेटा मैं आपको लिए दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए वो क्वेश्चन नंबर 6 है। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से,
क्योंकि वो बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, मतलब उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर बेटा सेम है, यानी पहले डिवीजन होगी फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। तो इन दो सवालों की बात करें अगर बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की और क्वेश्चन नंबर 6 की, आप काइंडली इनको घर पे ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि सर समझ में नहीं आ रहे, काइंडली आप हमें सॉल्व करवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगा। प्यारे बच्चों, 21.1 का हमारा लेक्चर आज का अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि किसी भी किस्म की और कोई फेवर, कोई हेल्प चाहिए हो बेटा, जो मैं आपके काम आ सकूं, आप जरूर बता दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।